नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं आपके अपने परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में और हम आज जानेंगे सल्फर। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी पर सल्फर की क्या मात्रा है। तो दोस्तों देखिए, आपका पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर सल्फर की मात्रा 0.05% उपस्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों आप कि अगला पॉइंट आपका है सल्फर से एक महत्वपूर्ण रसायन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्राप्त किया जाता है, जिसे तेजाब बोलते हैं, यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि H2SO4 को और आप किस नाम से जानते हैं? तेजाब या फिर किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों आप कि सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में घोलने से क्या बनता है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, पहले ट्राईऑक्साइड होता क्या है। देखिए, 2SO2 प्लस O2। ठीक, अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे 2SO3। क्या बन जाएगा 2SO3। ठीक, और इसी को आप बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है ना। और सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर हम जल में घोल दें तो देखिए दोस्तों SO3 प्लस SO3 प्लस H2O। ठीक, SO3 प्लस H2O क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे H2SO4। H2SO4। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से क्या बनता है? ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों आप जानते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पहले तो आप ये जानिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है H2O2। क्या होता है? H2O2। ठीक है, अगर हम प्लस करें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा आपका H2SO4। ये सब बातें आप जानते रहिए। और H2SO4 को ही हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है। ठीक, जो उद्योगों से, कारखानों से, ज्वालामुखी से निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा H2SO4। ठीक, विस्फोटक में भी प्रयोग होता है, डिटर्जेंट उद्योग में भी प्रयोग होता है H2SO4 का। ये सब बातें आप जानते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और सुनते रहिए। इसका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? पेट्रो रसायन में। कहाँ होता है? पेट्रो रसायन में। ठीक है ना, बात समझे। गंदगी साफ करने में, कहाँ पे गंदगी साफ करने में? प्रयोगशाला में। ठीक, इसके उपयोग वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन में भी किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फर का उपयोग और कहाँ किया जाता है। तो आप कहेंगे वल्कनाइजेशन में, यानी कि वल्कनीकरण में। ठीक है ना। और सुनिए दोस्तों, और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका? सुनिए, प्राकृतिक रबड़ और सल्फर को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो यह अच्छी क्वालिटी के रबड़ में परिवर्तित हो जाता है। अच्छी क्वालिटी के रबड़ में परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि वल्कनीकरण है क्या, कहिए कुछ नहीं है, केवल प्राकृतिक रबड़ और सल्फर को अगर मिलाया जाए और फिर हीट दिया जाए
तो वह एक बेस्ट क्वालिटी का रबड़ बन के निकलता है। इसी को हम कहते हैं वल्कनीकरण। इतनी बात समझे आप। अब सुनिए, ये देखिए आप साइंटिस्ट महोदय हमारे प्रयोग कर रहे हैं। चलिए हम कुछ बातें बताते हैं आपको। देखिए, अगर वैज्ञानिक की बात करें तो ऐसे रबर की खोज में लग गए थे वो जो मौसम परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ठीक, ये हमारे वैज्ञानिक महोदय हैं, ये खोज कर रहे थे। ठीक है, और क्या खोज कर रहे थे कि मौसम परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे गुड ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड ईयर महोदय बैठे हैं, गुड ईयर इसी खोज में जुटे हुए थे। तो रबर और सल्फर के मिश्रण का प्रयोग करते समय ये मिश्रण गर्म स्टोव पर गिर गया। गर्म स्टोव पर क्या हुआ, गिर गया। ठीक, जिससे कि हुआ क्या, देखिए जिससे क्या हुआ, जिससे हुआ ये कि मिश्रण पिघलने की जगह चमड़े जैसे सख्त हो गया, चमड़े जैसा सख्त हो गया और इसका लचीलापन बरकरार था। ठीक, और सुनिए, वल्कनाइज्ड रबर अस्तित्व में आया कहाँ से, यहीं से, मतलब गलती से हो गया, इनसे गलती से हो गया। किससे, गुड ईयर से, गुड ईयर से गलती से यह प्रयोग हो गया और इस प्रयोग में ये कामयाब रहे। और एक तरह से जान लीजिए कि वल्कनाइजेशन की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की, तो गुड ईयर ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ, टायर, ट्यूब, रबर बैंड, गुब्बारे, वाटर प्रूफ कोट में भी किया जाता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अब सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की। जानते रहिए दोस्तों, बहुत ही हानिकारक है, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायु में इसकी अधिकता होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक तरह से जान लीजिए आप। और जिन्होंने केमिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ी है वो इस नोट्स को नोट भी करते चलें और अपनी एक कॉपी नोट्स की मेंटेन कर लें। ठीक है, आगे आने वाली परीक्षाओं में केमिस्ट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आप सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जानिए अगला पॉइंट क्या है, सुनिए। उद्योगों से निकलने वाले धुएं में सल्फराइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक, और सुनिए, ज्वालामुखी से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए, उद्योगों से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उद्योगों से हमने क्या किया, निकाला। उद्योगों से हमने क्या किया, निकाला। और ज्वालामुखी से भी क्या किया, आप देख रहे हैं, निकल रहा है। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। ठीक है ना। आयतन के हिसाब से अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर 78% भाग पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% भाग पर है। ठीक है, इतनी बात समझे आप। नाइट्रोजन के मुख्यतः जो है वो 3 आयो ऑक्साइड होते हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। कभी नाम में कंफ्यूज कर देते हैं, आप जानते हैं नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, इसको आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। N2O की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O की बात करें तो क्या कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। बात समझे। और सुनिए आप, नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या, NO की बात हो रही दोस्तों, NO। ठीक है ना। अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो स्मोग, धुएं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मोग या फिर धुंध या फिर धुआं के लिए रिस्पॉन्सिबल है यह। ठीक है ना। वह क्षेत्र जहां पेट्रोल और डीजल वाहन अधिक मात्रा में चलते हैं, वह क्षेत्र जहां पेट्रोल और डीजल वाहन अधिक मात्रा में चलते हैं वहां पर अधिक मात्रा में धुंध और कोहरा देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाहन अधिक मात्रा में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वहाँ CO, अगर CO की बात हो तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धुआं निकलता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वाहनों से, गाड़ियों से धुआं निकलता है वह किसका मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे NO प्लस CO का, NO प्लस CO का। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखेंगे आप कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, ठीक। श्वसन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, तो आप कहेंगे कि रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करके इंसान की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझे आप। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो सूर्य प्रकाश के साथ क्रिया करके NO2 बनाता है, सूर्य प्रकाश के साथ क्रिया करके NO2 बनाता है, ठीक। मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कुछ अगर रिएक्शन देखें तो देखिए आप, ये देखिए NO हो गया और ये देखिए H और V देख रहे हैं आप, ये है सूर्य का प्रकाश, NO2 बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। NO2 के भूरे रंग का कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे भूरी धुंध, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात चल रही है। भूरे रंग का कारण, पहली बात तो जान लीजिए आप कि NO2 भूरे रंग का होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे क्या कारण है, तो भूरी धुंध कारण है, ठीक। अब सुनिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड में NO, NO2, N2O तीनों आते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात समझ गए आप लोग दोस्तों। अब हम जानते हैं एसिड रेन के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए फैक्ट्रियों से, कारखानों से SO2, उद्योगों से निकलने वाला धुआं सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और जब ये वायुमंडल में पहुंचता है, और जब ये वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल में इसका इंतजार कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो देखिए SO2 पहुंचा। अब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, यानी कि NO2, NO और N2O की बात हो रही है, ठीक। तो यह धुएं से निकलता है, किसके धुएं से, गाड़ियों के धुएं से। अभी मैंने आपको बताया कि NO, ठीक है ना। तो NO बैठा हुआ है वातावरण में, इंतजार कर रहा है कि SO2 भैया तुम आओ, तो दोनों लोग मिलके अम्ल वर्षा करा दिया जाए। अब दोनों लोग मिले और अम्ल वर्षा कराएंगे, ठीक। और अम्ल वर्षा बेहद हानिकारक है हर एक वस्तु के लिए, हर एक लिविंग थिंग के लिए, ये बात आप जानते हैं, ठीक। अब सुनिए, जब ये हानिकारक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचते हैं तो ये जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। NO भी बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और SO2 तो है ही सल्फ्यूरिक एसिड का जन्मदाता। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे तब देखिए आप यहाँ पे, ठीक। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, यानी कि HNO3। बात आप समझते रहिए दोस्तों, देखिए, ठीक है। ये HNO3 बना रहे हैं, ये H2SO4, और दोनों ही कितने ज़्यादा हानिकारक हैं, आप सोचिए, खुद से सोचिए आप, ठीक। और जब ये
अम्ल पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है तो इसी को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जानते रहिए आप, बात समझे आप। अगला पॉइंट देखते हैं। अम्ल वर्षा में देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल वर्षा में कौन से एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है? तो H2SO4 किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, जिसे आप N2O के नाम से जानते हैं। और ये महोदय हैं बेचारे हंसते हंसते रो रहे हैं, बेचारे हंसते हंसते रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने गलती से N2O नाइट्रस ऑक्साइड का स्वाद चख लिया है। बात को समझिए, इसे लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे लॉफिंग गैस के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इसे सूंघने पर हंसी आती है। बड़े से बड़ा रुअक्कड़ आदमी अगर इसे सूंघ ले तो हंसते हंसते रोएगा, ये बात मानिए। और सुनिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस, एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा गया है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो आंसर होगा आपका N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। बात समझे, जिसे आप लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोगों की। नाइट्रोजन के उपयोगों की बात करते हैं। देखिए, पहला उपयोग बर्फ जमाने के लिए, ठीक। दूसरा उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है। अमोनिया निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है किस विधि के अंतर्गत? हैबर विधि में। किस विधि में? हैबर विधि में। इतनी बात क्लियर हुई। अब सुनिए आप, नाइट्रोजन गैस ठंडी व कम दाब होने के कारण वायुयान के टायरों में उपयोग की जाती है, क्योंकि वायुयान के टायरों का तापमान उच्च होता है, उच्च दबाव उच्च होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। वायुयान को उतारते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है और नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है और हल्की गैस होती है, इसी वजह से इसका उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी बताता हूँ आपको कि किसका उपयोग किया जाता है। उससे पहले नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, ठीक। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। भूमिगत जल के साथ मिलकर यह बनाता है नाइट्रेट। भूमिगत जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रेट बनाता है, ठीक। अति आवश्यक है। कीट भक्षी पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। इसलिए यह कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि कीट भक्षी पौधे, जो मांसाहारी पौधे होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये देखिए कीट भक्षी पौधे हैं आपके, ये देखिए नाइट्रोजन फर्स्ट क्लास मिल रहा है, जिंदा जवान तना हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे आप, भारत में पौधे कश्मीर दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर और दार्जिलिंग क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छे क्वालिटी के पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो कीट वाले जो मतलब जिसको आप कहेंगे कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे, तो कश्मीर क्षेत्र में, दार्जिलिंग क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में। बात समझ गए होंगे दोस्तों आप। चलिए अब हम बात करते हैं हैलोजन की। अब हम बात करते हैं हैलोजन की, और आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में 70वें ग्रुप के एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। आवर्त सारणी में 70वें ग्रुप के एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं, और इस ग्रुप के सभी तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, जैसे FCl, ब्रोमीन, I, ठीक है ना। इतनी बातें जान गए आप। FCl हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन यानी कि I नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और ब्रोमीन एक द्रवित अवस्था में पाया जाता है। पूछता है कि ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, इसको आप नोट करके कहीं लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए हैलोजन के सभी तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं।
सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। ठीक, पूछ चुका है कि हैलोजन का कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्या आंसर लगाएंगे? फ्लोरीन। ठीक है, जितनी बातें क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्लोरीन के उपयोग। ठीक है, फ्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CfCl2, CfCl2। ठीक है, और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब सुनिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। और फ्रियोन कहाँ यूज किया जाता है? शीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, फ्रिज में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटरों में, या फिर कह सकते हैं आप AC में। ठीक है, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। बात समझे आप? और सुनिए, अगर हम बात करें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की, तो क्या कहा जाता है? इसे टेफ्लॉन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेफ्लॉन किससे प्राप्त होता है? तो आप क्या कहेंगे? फ्लोरीन से, फ्लोरीन से, याद रखिएगा। और फ्लोरीन, फ्लोरीन से और क्या प्राप्त होता है? फ्रियोन। ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। और फ्लोरीन किस ग्रुप का है? तो आप कहेंगे हैलोजन। ठीक, 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सभी। ठीक है ना, ये सभी बातें याद हो जाएंगी आपको। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए। जो नॉन स्टिक पैन होते हैं, जैसे बर्तन, वाहनों पर पेंट की सुरक्षा के लिए कोटिंग की जाती है। ठीक है, आप ये बातें याद रखेंगे कि बर्तनों में, बर्तनों की तली में, वाहनों पर पेंट की सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया प्रशीतन कहलाती है। ठीक, Cl का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, मस्टर्ड गैस, जल शुद्धिकरण में। ठीक है ना, जल शुद्धिकरण के लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जल शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो देखिए, ब्रोमीन औषधि बनाने में, औषधि बनाने में, पेन किलर के रूप में। ठीक है, और क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे आप AgBr के नाम से जानते हैं। और AgBr का यूज कहाँ पे होता है? फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में होता है। ठीक है ना, ब्रोमीन एकाएक यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड, जो AgBr रासायनिक सूत्र हो गया, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और सुनिए, फोटोग्राफी में अस्थायित्व के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। आयोडीन का प्रयोग रंग उद्योग में करते हैं, रंग उद्योग में करते हैं। इतनी बातें तो आप जान ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं नोबल गैसों की। नोबल गैसों की 6 गैसें हैं नोबल, ये सभी जानते हैं। आवर्त सारणी की बात करें तो ग्रुप 18 की, ग्रुप 18 की सभी गैसों को नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। यह क्या होती हैं? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। आइए कुछ पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, हल्की एवं अज्वलनशील होती हैं, हल्की एवं अज्वलनशील गैस होती हैं, इसीलिए इसका प्रयोग गुब्बारे में किया जाता है, हीलियम। ठीक, और हीलियम का प्रयोग गुब्बारे में किया जाता है, ये बात आप जानिए, स्मॉल ई लगाएंगे। ठीक है ना, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और प्लस हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं नियॉन की। अगर तो देखिए, ट्यूबलाइट, बल्ब, एडवर्टीजमेंट बोर्ड में, ट्यूबलाइट, बल्ब, एडवर्टीजमेंट बोर्ड में। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो जानते रहिए कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली नोबल गैस भी ऑर्गन ही है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपका बन गया। अब देखिए, उद्योगों में बिजली के बल्ब आदि में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें क्रिप्टन की, तो आप जानते रहिए फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर जिनॉन की बात की जाती है तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जानते हैं? तो आप कहेंगे जिनॉन को। किसे जानते हैं? जिनॉन को। ठीक है ना। कौन सी गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा रेडॉन। क्या आंसर होगा? रेडॉन। ठीक है ना। इसके अलावा प्रकृति में, वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती हैं। इस गैस का, अगर ये गैस प्रकृति में पाई जा रही है तो उस एरिया में कोई ज्वालामुखी है जो सक्रिय अवस्था में आ गया है, उस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी है जो सक्रिय अवस्था में आ गया है। ठीक है दोस्तों,
तो ये रही आपकी आज की क्लास। हमने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सल्फ़र के बारे में पढ़ा हमने, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा हमने, हेलोजन के बारे में पढ़ा, और नोबल गैस के बारे में भी जाना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।